अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे सीएसएस में एसे राइटिंग के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट को अपने माइंड में लाजमी रखने चाहिए एसे को पास करने के लिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे पूरी वीडियो में। आप पूरी वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, फिर ही आप ऐसे को पास कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग सीएसएस के लिए हमेशा एक मसला रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इसमें लोग फ़ेल हो जाते हैं, कौन सी बातें इम्पॉर्टेंट हैं जो हमने माइंड में रख के ऐसे लिखना है। ऐसे क्या है, आपकी जो राय है किसी भी टॉपिक को लेके, उसको हम सीएसएस में ऐसे कहते हैं। हर स्टूडेंट अपनी ओपिनियन के मुताबिक जो उसको अच्छी लगेंगी उसको वो ऐड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसे टॉपिक है जैसे आपको बिलफ़र्ज़ आ जाता है, इज़ जेंडर इक्वलिटी अ मिथ। क्या सिर्फ यस वाले पास होंगे, नो वाले नहीं होंगे? तो ऐसा नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यस वाले भी ऐसे में पास हो सकते हैं और नो वाले भी, क्योंकि ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। आप इसको यस कर रहे हैं या आप इसको नो कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको या अपने ओपिनियन को किस तरह से साबित करना है। अब बात कर लेते हैं ऐसे की लेंथ के बारे में कि वो कितनी होनी चाहिए। अब ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपके टाइम पे, क्योंकि 3 घंटे का टाइम है सीएसएस में। और मिनिमम लेंथ जो है वो मैं आपको बताऊं तो ये 18 से 20 पैराग्राफ्स होने चाहिए। और अगर हम वर्ड्स की बात करें तो ये 2500 वर्ड्स से 3000 वर्ड्स तक होना चाहिए। आपकी राइटिंग स्पीड भी इतनी होनी चाहिए क्योंकि आपने टाइम को भी मैनेज करना है। और आगे जो मैं आपको ऐसे की टाइप्स के बारे में बताऊंगी, टेक्निक्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, वो भी आपने अपने माइंड में रखकर 3 घंटे में अपना ऐसे कंप्लीट करना है। अब एक और चीज़ आप अपने माइंड में रखें, अगर आप सीएसएस का सिलेबस देखें तो वहाँ पर ऐसे के सिलेबस में लिखा है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 और मोर ऐसे इन इंग्लिश। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमें सिर्फ एक ही टॉपिक आएगा और उस पर हमने ऐसे लिख लेना है। तो अगर सिलेबस में देखें तो ये सेंटेंस वहाँ पे लिखा गया है कि आपको एक से ज़्यादा ऐसे भी लिखना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जब आप पेपर दे रहे हों तो उसमें आपको वो कह दें कि 2 ऐसे लिखो। तो अब आपके पास टाइम जो है वो 3 घंटे का है। अब ऑब्वियसली जो मार्क्स हैं वो आपके 2 एसेस में डिवाइड हो जाएंगे, हाफ हाफ दोनों में चले जाएंगे। फिर आपने ऑब्वियसली अपनी लेंथ जो है वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करनी है, और क्योंकि आपके पास टाइम भी 3 घंटे होगा तो वो चीज़ें आपने फिर उसके अकॉर्डिंग मैनेज करनी है। लेकिन बात यही है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उनको माइंड में रखें और उसके अकॉर्डिंग अपना ऐसे जो है वो आप उसके पैराग्राफ की लेंथ को कम करके, लेकिन वो पॉइंट्स सारे ऐड होने चाहिए जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम राइटिंग टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी राइटिंग टाइप्स होती हैं। 2 तरह की राइटिंग टाइप्स है, एक एकेडमिक राइटिंग और एक है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग कहते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेटर एप्लीकेशन में टेक्निकल राइटिंग यूज़ करते हैं। जैसे लेटर और एप्लीकेशन लिखने का एक प्रॉपर तरीक़ाकार है। हम एप्लीकेशन में लिखते हैं द प्रिंसिपल
स्कूल का या कॉलेज जो भी है उसका नेम, फैसलाबाद, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, एक तरीके के साथ लिखते हैं। और इसके भी आपको पता है इसके मार्क्स होते हैं। एग्ज़ामिनर जो है वो आपको इस चीज़ के मार्क्स भी देता है कि आपने उसको टेक्निकली लेके चले हैं। इसी तरह से लेटर में भी इन चीज़ों के आपको पता है कि मार्क्स होते हैं। और फिर आप जैसे एप्लीकेशन में लास्ट पे योर्स ओबीडियंटली, सिंसियरली, इस तरह के वर्ड्स ऐड करते हैं, इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं। अब CSS में जो आपने ऐसे लिखना है वो टेक्निकल राइटिंग है, इसमें आपने टेक्निकल राइटिंग को यूज़ करना है। अब इसके 5 कंपोनेंट्स हैं: स्ट्रक्चर, ग्रामर, कंटेंट, एक्सप्रेशन, आर्ग्यूमेंट। ये 5 कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इनके 20 मार्क्स पे हम इसको समझ लें कि डिवाइड कर देते हैं। और एग्ज़ामिनर जो है अगर आपका ऐसे का स्ट्रक्चर देख रहा है तो वो आपको 20 में से मार्क्स दे देगा। आपकी ग्रामर ठीक है वो आपको 20 मार्क्स दे देगा। आपका कंटेंट ठीक है वो आपको 20 मार्क्स दे देगा। आपका एक्सप्रेशन ठीक है वो 20 दे देगा। आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है तो वो उसको चेक करके आपके 20 मार्क्स। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स हैं। एक एग्ज़ामिनर आपके इन पॉइंट्स को चेक करेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे में मार्क्स दे देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे में 80 मार्क्स भी लेते हैं, 80 प्लस भी लेते हैं, 70 प्लस भी लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फ़ेल भी हो जाते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि उन्हें ऐसे की टेक्निकल राइटिंग का नहीं पता होता। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि क्या सब पैराग्राफ्स एक ही तरह लिखते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने सब पैराग्राफ्स को एक ही तरह नहीं लिखना। हर पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इंट्रोडक्शन में कोटेशन लिखते थे, जैसे आप स्टार्टिंग की क्लासेस में भी लगा लें, तो हम या तो वो शुरू में लिखते थे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम कोटेशन शुरू में लिखते थे, और जब हम कंक्लूजन लिखते हैं तो उसमें कोटेशन हम एंड में लिखते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है, एक स्ट्रक्चर है कि आपने इंट्रोडक्शन में कोटेशन पहले ऐड की है, कंक्लूजन में आपने लास्ट पे ऐड की है। तो आप एक प्रॉपर सीक्वेंस को लेकर चलते हैं। इसी तरह से हमने सारे पैराग्राफ्स को एक सीक्वेंस में लेके चलना है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, अंदर अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसको कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ्स को कैसे लिखेंगे। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ेल इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप सब पैराग्राफ्स एक ही तरह से लिखते हैं। अब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ एन ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स इन द एसे। क्या मतलब कि हमने प्लान करना है कि ऐसे कैसे लिखना है। अब स्ट्रक्चर के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। इन सब को अब हम लाइन वाइज डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट्स आपने कैसे माइंड में रखने हैं। आउटलाइन कैसे लिखनी है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बॉडी पैराग्राफ्स क्या होते हैं, ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आउटलाइन की कि आउटलाइन क्या है। बेसिकली ये ओवरव्यू है आपके पूरे एसे का। इट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इमेज, डिवाइड एन एसे इनटू सेक्शंस एंड हेडिंग्स, ऐड आर्ग्यूमेंट्स एंड सब आर्ग्यूमेंट्स। इसमें आप ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। अगर आपकी आउटलाइन ही इररेलेवेंट होगी तो एग्ज़ामिनर आपका बाकी का ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उससे समझ लग जाएगी कि आपने ऐसे भी इररेलेवेंट लिखा है। तो इसलिए आपने आउटलाइन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, उसको बहुत अच्छे से बनाना है ताकि एग्ज़ामिनर आपकी
आउटलाइन अगर इंटरेस्टेड उसको लगेगी तो वो बाकी आगे आपका ऐसे पढ़ेगा। अच्छा, जो आउटलाइन है वो बिल्कुल आपके एक बुक के कंटेंट पेज की तरह होती है। जैसे आप बुक कोई भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसका कंटेंट पेज देखते हैं और वहाँ से ही आपको समझ आ जाती है कि मैंने जो चीज़ मैं ढूँढ रहा हूँ या जो चीज़ मैंने पढ़नी है वो मुझे इस बुक में मिलेगी या नहीं। आप उसका कंटेंट पेज देखते हैं, आपको अपने से रेलेवेंट लगता है तो आप अपना उधर से अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे में भी एग्ज़ामिनर आपकी आउटलाइन पढ़ेगा, उसको रेलेवेंट लगेगी तो वो आगे आपका ऐसे पढ़ेगा। अब अगर आपने आउटलाइन इर्रेलेवेंट बना ली है और ऐसे आपने सारा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो एग्ज़ामिनर तो आपके ऐसे तक जाएगा ही नहीं। वो आपकी आउटलाइन के बाद आपका ऐसे देखेगा ही नहीं, चाहे आपने कितना भी अच्छा ऐसे क्यों ना लिखा हो। अब अगर हम ऐसे की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के ऐसे होते हैं। एक आर्गुमेंटेटिव होता है और दूसरा जो है वो हमारे पास एक्सपोजिटरी ऐसे होता है। एक्सपोजिटरी ऐसे में हम अगर एक एग्ज़ाम्पल टॉपिक की बात करें तो जैसे हम टॉपिक ले सकते हैं टेररिज़्म इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो एक्सपोजिटरी ऐसे में आते हैं और अगर हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात करें तो उसमें हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जैसे इज़ जेंडर इक्वलिटी अ मिथ। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आर्गुमेंटेटिव एसेज में आते हैं। अब कुछ हेडिंग्स इस तरह की होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, जो एक्सपोजिटरी ऐसे में भी आएंगी और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में भी आएंगी। वो कौन सी होती हैं? जैसे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये आपने दोनों में ही लिखना है। बाकी अंडर सब हेडिंग्स जो हैं वो आपने अपने ऐसे के अकॉर्डिंग, एक्सपोजिटरी है तो उसके अकॉर्डिंग, आर्गुमेंटेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये हमारी प्राइमरी हेडिंग्स हैं और कुछ हमने नॉन एसेंशियल सेकेंडरी हेडिंग्स भी हम ऐड करेंगे जिससे आपका जो नंबर है वो ऐसे में इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्ज़ामिनर उससे इम्प्रेस होके आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। जैसे अब ये टॉपिक मैंने बताया टेररिज़्म इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस तो उसने ख़ुद आपसे पूछे हैं, ये हेडिंग तो आप देंगे ही, लेकिन अगर इसमें आप सॉल्यूशंस भी ऐड कर देते हैं तो ये आपकी सेकेंडरी हेडिंग हो जाएगी। अब ये नहीं कि अगर आपने सॉल्यूशन ऐड नहीं किए तो वो आपको नंबर नहीं देगा। नंबर वो आपको आपके कॉजेज़ के कॉन्सिक्वेंसेस जो आपने लिखे हैं उसकी बेस पे देगा। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी हेडिंग जैसे सॉल्यूशंस भी ऐड किए हैं तो इससे आपके नंबर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात करें जैसे इज़ जेंडर इक्वलिटी अ मिथ, इसमें आप पहली हेडिंग ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन की देंगे, दूसरी हेडिंग आप देंगे जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ और दूसरी हम ये भी हेडिंग देंगे जेंडर इक्वलिटी इज़ नॉट अ मिथ। अब इसमें से जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप बाद में लिखेंगे, जो ओपोनेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप पहले लिखेंगे। अब मैं दोनों हेडिंग्स को यूज़ करूँगी वो इसलिए क्योंकि मैं एग्ज़ामिनर को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे येस के बारे में भी पता है और मुझे नो के बारे में भी पता है। आर्ग्यूमेंट्स के नीचे सब आर्ग्यूमेंट्स आप लाजमी देंगे ताकि टाइम मैनेज हो सके। इससे आपकी आउटलाइन ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है और काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आउटलाइन जो है वो कितने पेज की होनी चाहिए, तो इससे आपकी आउटलाइन भी है वो 2.5 पेज पे पहुंच जाती है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो आउटलाइन है वो हमने किस फॉर्म में लिखनी है, तो जो आउटलाइन है वो आपने सेंटेंसेस की फॉर्म में नहीं लिखनी क्योंकि वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, वो ज़्यादा प्रेफर नहीं की जाती। अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है इंट्रोडक्शन। अच्छा इंट्रोडक्शन और एक अच्छी आउटलाइन अगर आपकी होगी ऐसे में तो एग्ज़ामिनर आपको कभी भी फ़ेल नहीं करेगा। आप कभी भी उस ऐसे में फ़ेल नहीं हो सकते, आपके पासिंग मार्क्स तो ज़रूर आ जाएंगे।
इंट्रोडक्शन में आपने 60 to 80% समरी देनी होती है अपने पूरे ऐसे की। इंट्रोडक्शन लिखने का एक स्टाइल है, उसमें आपने क्या करना है, इसके लिए आप एक रूल याद रखें कि जो इंट्रोडक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई कॉजेज़ वाला ऐसे आया है, जैसे मैंने पहले टेररिज्म का बताया था, उस पे अगर आपको ऐसे आ गया जिसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कॉजेज़ प्रिपेयर किए हैं और आपने 10 इम्पैक्ट्स प्रिपेयर किए हैं, 10 सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए हैं, तो आपने क्या करना है कि इंट्रोडक्शन में 6 कॉजेज़ को आप डिस्कस कर लेंगे। पहले 6 इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, पहले 6 सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक तो इंट्रोडक्शन 60 to 80% जो आपने समरी देनी है वो आपकी बन जाएगी, और एग्ज़ामिनर को भी आपके इंट्रोडक्शन से समझ आ जाएगी कि आपका ऐसे आगे क्या बताने जा रहा है। अब जो इंट्रोडक्शन है उसके हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एग्ज़ामिनर हमेशा आपके उसी ऑब्जेक्टिव्स को देखता है कि आपने वो ऑब्जेक्टिव्स अपनी इंट्रोडक्शन में फुलफ़िल किए हैं या नहीं किए। सबसे पहले तो आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, उसकी कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई कोटेशन अगर आपको उसके बारे में पता है तो वो कोटेशन वगैरह आपने ऐड करनी है। ऐसा करने से आप जो एग्ज़ामिनर है उसकी अटेंशन को ग्रैब कर लेंगे। उसको आप अपना जब टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे, कोटेशंस ऐड करेंगे, तो एक एग्ज़ामिनर की उस ऐसे को पढ़ने की तरफ अटेंशन डेवलप होगी, आप उसकी अटेंशन को गेन करेंगे। तो इसलिए आपने सबसे पहले अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर आपने डिटेल्स बतानी है। पहले आपने एसेंशियल डिटेल्स को डिस्कस करना है, जैसे कॉजेज़ पूछी हैं तो पहले आपने वो बतानी है। फिर आपने थोड़ा सा टच जो है वो नॉन एसेंशियल के बारे में भी देना है, जैसे सॉल्यूशंस, इम्पैक्ट्स या कुछ और नॉन एसेंशियल टॉपिक में जो चीज़ें आती हैं, तो थोड़ी सी डिटेल, थोड़ा सा टच आपने उसका भी देना है। पूरी डिस्कशन को क्लोज़ करना है आपने, इस तरह से क्लोज़ करना है कि जो आपने फ्यूचर के लिए एक रोड मैप देना है उस लास्ट लाइन में। जब आपने पूरी डिस्कशन अपनी क्लोज़ करनी है तो उसकी लास्ट लाइन इस तरह से होनी चाहिए कि जो फ्यूचर में अगर किसी ने उससे रिलेटेड कोई बात करनी है, स्टडी करनी है, तो वो वहाँ से उस चीज़ को स्टार्ट करेगा। जैसे ये चीज़ आपने थीसिस वगैरह में भी अक्सर देखी होगी कि थीसिस जब आप पढ़ते हैं, रिसर्चेस जब आप पढ़ते हैं, तो वो उसमें कंक्लूजन में या लास्ट लाइन में एक ओपन डिस्कशन को ऐड करता है, ओपनिंग स्टेटमेंट को ऐड करता है, ताकि जिसने फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या कोई बात करनी है, डिस्कस करनी है, तो वहाँ से उसको स्टार्ट करे। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन की जो लेंथ है वो पूरे ऐसे का 10% होता है। यानी अब ये आपके ऐसे की लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ऐसे लिखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उसका 10% इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है। एक आइडियल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि CSS के अकॉर्डिंग एक आइडियल इंट्रोडक्शन कितने सेंटेंसेस का होना चाहिए, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 18 सेंटेंसेस का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूस पैराग्राफ में होगा। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने कैसे लिखना है आसान अल्फाज में, तो वो आपने कैसे लिखना है कि सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टेटमेंट देनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इंट्रोडक्शन में अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं, उस पे आपने 6 सेंटेंसेस लिखने हैं मिनिमम। फिर आपने कोई सपोर्टिंग और एडिशनल स्टेटमेंट्स को ऐड करना है जो कि आपकी 10 सेंटेंसेस की होनी चाहिए, 10 to 12। फिर आपने थीसिस स्टेटमेंट यानी क्लोज डिस्कशन वाली स्टेटमेंट को ऐड करना है, जिसके लिए आपका 1 to 2 सेंटेंसेस इनफ है। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट जो कि है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ क्या है?
बॉडी पैराग्राफ जो है वो आपका एक पैराग्राफ 6 to 8 सेंटेंसेस का होना चाहिए, और अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ में एक ही आर्ग्यूमेंट को आप डिस्कस करेंगे, यानी एक पूरा पैराग्राफ आपका सिंगल आर्ग्यूमेंट को डिस्कस कर रहा है। ये नहीं कि आपने एक ही पैराग्राफ में वो खिचड़ी सी बना दिया और सारे ही आर्ग्यूमेंट्स को ऐड कर दिया और एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक सिंगल आर्ग्यूमेंट आप सिंगल पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। जो बॉडी पैराग्राफ है उसका स्टार्ट कैसे होगा? उसका स्टार्ट जो है वो टॉपिक सेंटेंस से होगा। हर पैराग्राफ का स्टार्ट आप टॉपिक सेंटेंस से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इलिटरेसी इज़ द की पार्ट ऑफ करप्शन। तो पूरा पैराग्राफ इसी पे होगा। जैसे अब ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, उसमें आप इस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं दैट इलिटरेसी इज़ द की पार्ट ऑफ करप्शन। तो आपका पूरा पैराग्राफ इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहा हो। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है वो आपका पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता, वो आपका टॉपिक सेंटेंस देख लेता है कि आपका पैराग्राफ किस चीज़ को डिस्कस करेगा। तो वो आपके टॉपिक सेंटेंस से अंदाज़ा लगा लेता है कि उसको समझ आ जाती है कि ये पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है। फिर उसके बाद आपने डेवलपमेंटल या स्पोर्टिंग सेंटेंसेस को ऐड करना है अपनी बॉडी पैराग्राफ में। वो किस तरह से, वो क्या होती हैं? जो भी सेंट्रल आइडिया है उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको डिस्कस करेंगे। जैसे सेंट्रल आइडिया की इलस्ट्रेशन करेंगे, करप्शन के साथ इलिटरेसी को लिंक करेंगे, कोई एक जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। वो कोई कोटेशन भी हो सकती है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, और कोई इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जो भी आपको उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस है आप राब्ता कायम करेंगे एक सेंटेंस का दूसरे के साथ, यानी आपने उनको लिंक करना है। आपका पिछला सेंटेंस अगले सेंटेंस के साथ लिंक हो रहा होगा। ये नहीं है कि जब आपने नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट किया है तो वो आपका जो एक कनेक्शन था, एक रब था, वही टूट गया और अब समझ ही नहीं आ रही कि जो नेक्स्ट लाइन है वो किस बारे में है और पिछली बात जो थी वो किस बारे में थी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। उसके बाद जो चौथी चीज़ आपने बॉडी पैराग्राफ में देखनी है वो है यूनिटी, यानी एक पैराग्राफ के अंदर एक बात हो गई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन, कॉज टू कॉज, इम्पैक्ट टू इम्पैक्ट। इस तरह से आपने एक यूनिटी के साथ अपने पैराग्राफ्स को लेके चलना है। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको ज़्यादा नॉलेज है वो चीज़ आप पहले लिखेंगे। जिस चीज़ के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छा नॉलेज है, आपको लगता है कि इस पैराग्राफ में मुझे इस बारे में ज़्यादा पता है, तो वो चीज़ आप पहले लिखेंगे, और जिसके बारे में आपको इतना नॉलेज नहीं है उसको आप बाद में लिखेंगे। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो इसमें क्या आ रहा है, वो कंक्लूडिंग सेंटेंस है, यानी अब आपने लास्ट पे अपने सेंटेंस को कंक्लूड करना है। कंक्लूड आपने यूनिटी के साथ करना है। ये नहीं कि आप जो भी पीछे डिस्कस कर रहे थे अब आपने उसको कंक्लूड ही नहीं किया और वो बिल्कुल आपने कंक्लूड की बजाय आपने उसको फ्यूचर डिस्कशन के लिए छोड़ दिया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो एक प्रॉपर कंक्लूडिंग लाइन होनी चाहिए जिससे पता चले कि यहाँ पे आपने अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर दिया और ये सेंटेंस उस कंक्लूजन को डिफ़ाइन कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशनल पैराग्राफ। अब ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन का मतलब है शिफ्ट, यानी आपने एक सेक्शन को एंड किया है तो आप अब्रप्टली दूसरे पर नहीं जाएंगे।
ऐसे में हेडिंग देना अलाउ नहीं होता, तो आपने ट्रांजिशनल पैराग्राफ को यूज़ करना होता है कि अब एग्ज़ामिनर को पता चले कि आप एक बात से दूसरी बात पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स को यूज़ करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे की एग्ज़ाम्पल भी दूंगी जिसमें पूरा ऐसे आपको इसी स्ट्रक्चर के साथ दिखाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कौन से जो हैं वो ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स हैं, कौन से बॉडी पैराग्राफ्स हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, कंक्लूजन कैसे लिखी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब आप पिछली डिस्कशन को क्लोज़ करोगे तो आप पिछली डिस्कशन को अगली के साथ लिंक करोगे। इसको हम बेसिकली ट्रांजिशन कहते हैं। अब आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है तो उसमें आप ट्रांजिशनल पैराग्राफ नहीं लिखोगे, बल्कि ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ करोगे। अगर आपका एक्सपोजिटरी ऐसे है तो आप ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स ऐड करेंगे, और अगर आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है तो आप ट्रांजिशनल वर्ड्स को यूज़ करोगे। वो वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे वेयर एज, ऑन द अदर हैंड, अनलाइक। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि हम इस तरह के वर्ड्स ऐड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन को। अब जो कंक्लूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमने कंक्लूजन किस तरह से लिखनी। जबकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों ही आपकी ऐसे की समरी दे रहे होते हैं, लेकिन दोनों का लिखने का स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। अब कंक्लूजन में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने सेंटेंसेस अप्रॉक्स होने चाहिए, तो वो आपके मिनिमम 14 to 16 सेंटेंसेस होने चाहिए। कंक्लूजन भी आप कंटिन्यूस पैराग्राफ में लिखते हैं। अब यहाँ पे आप एक रूल याद रखें कि जो इंट्रोडक्शन है वो जनरल टू स्पेसिफिक की बात करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंट्रोडक्शन में आपने अगर 10 कॉजेज़ प्रिपेयर किए हैं ऐसे के लिए, तो पहले 6 आप इंट्रोडक्शन में डिस्कस करोगे, और इसी चीज़ को अगर हम देखें कंक्लूजन में, तो आखिरी 4 आप कंक्लूजन में डिस्कस करोगे। इस तरह से आपने अपने एसे को लिखना होता है। इससे क्या होगा कि जो बात आपने इंट्रोडक्शन में लिखी थी वो अब आपकी कंक्लूजन में रिपीट नहीं होगी। अब आपको पता होगा कि पहले 6 आपने उधर डिस्कस किए थे और आखिरी 4 आपने कंक्लूजन में डिस्कस कर लिए। इसीलिए कंक्लूजन जो है वो आपकी स्पेसिफिक टू जनरल होती है। इसके कुछ की पार्ट्स हैं, जिसमें है थीसिस स्टेटमेंट, यानी एक सेंटेंस आपका थीसिस स्टेटमेंट पर होना चाहिए। एडिशनल डिटेल्स आपकी 10 to 12 सेंटेंसेस में होनी चाहिए। ओपनिंग डिटेल, ओपनिंग डिटेल का मतलब है कि आपने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं 6 से 7 जिसमें आप फ्यूचर के लिए अपनी बात को ओपन छोड़ रहे हैं कि आगे किसी ने आना है तो वो वहाँ से आपकी बात को अब आगे से स्टार्ट कर सके। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। उसमें आप कैसे लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट कि आपने ओपोनेंट का स्टांस पहले आएगा, फिर आपने अपना स्टांस देना है। पहले आपने ओपोनेंट की बात करनी है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, फिर उसके बाद आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की ऐसे की वीडियो जिसमें मैंने आपको टाइप्स, टेक्निक्स, स्ट्रक्चर, हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। बेसिक कंपोनेंट्स जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप के साथ मैं एक ऐसे की एग्जाम्पल शेयर करूँगी जिसमें प्रॉपर एक ऐसे इन्हीं टाइप्स, इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए वो पूरा ऐसे लिखा गया होगा। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, और जब आपने ये सारी वीडियो को सुना है, इसके नोट्स आप बना के रखें, तो नेक्स्ट वीडियो में जो ऐसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, फिर उसमें आपको सारा समझ आएगा कि हमने किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा है, किस तरह से बॉडी पैराग्राफ्स लिखे हैं और किस तरह से कंक्लूजन लिखी है। ये सारी चीज़ें फिर आपको
नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।